हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो ये क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है ये मैं करवा चुकी हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। ये सीटीपी का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और ये चुनिंदा क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देखेंगे वो सारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेंगे। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। इसका आंसर नीचे मेंशन रहेगा, तो इसलिए टेस्ट नहीं है आप लोग का, आंसर मेंशन रहेगा। बस मैं समझाने के लिए क्वेश्चन को लेके आई हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे तो बनाएंगे। आंसर देख के रट ही न लेंगे, लेकिन समझिएगा तो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। इसके लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका उत्तर मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता दी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। अब मैं आज की वीडियो शुरुआत करूँगी अगले वाले क्वेश्चन से इसके, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता, गैर प्रासंगिकरण। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? इनमें से कौन सा योगदान नहीं देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को दिख रहा है संगठन। अगर होगा तो संगठन में बच्चे अधिक प्रभावशाली तरीक़ा से सीखेंगे तो ये योगदान तो देंगे ही देंगे अधिगम में। वर्गीकरण, वैचारिकता और गैर प्रासंगिकरण। बताइएगा इसके आंसर। इसका आंसर हो जाएगा गैर प्रासंगिकरण, क्योंकि वैचारिकता एक पॉजिटिव पॉइंट है, वर्गीकरण पॉजिटिव पॉइंट है। वर्गीकरण अगर पॉजिटिव में आए तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव के लिए आप वर्गीकरण करेंगे तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन नहीं देती हमसे पूछा है तो सबसे अधिक निगेटिव इसमें गैर प्रासंगिकरण ही होगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए क्यों इसका 4 नंबर आंसर सही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण आर, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बताइएगा दोनों ऑप्शन में अभिकथन और कारण, जो अभिकथन है उसके लिए कारण सही है ये बताना है हमें या गलत है ये हमें बताना है। तो अभिकथन है हमारा, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे सक्रिय भागीदारी से संलग्न हो। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, सक्रिय पॉजिटिव है ना, भागीदारी भी पॉजिटिव है, संलग्न हो ये भी पॉजिटिव है, वातावरण भी पॉजिटिव है, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए अभिकथन तो सही है। अब हमें देखना है कारण क्या है इसके। तो सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। कारण भी इसका सही है, ठीक है। कारण भी इसका क्या है, सही है। सक्रिय भागीदारी होगा, संलग्नता होगा और वातावरण हम बनाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, प्रेरित होंगे ही उससे। आप लोग खुद सोचिए, वो प्रेरित होंगे, इसलिए ये अभिकथन और कारण दोनों सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। और ए आर की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने बता दिया क्यों सही होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई को पॉजिटिव पॉइंट दिख गया। हम आपके लिए एक निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट का अलग से वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, चिंता नहीं कीजिए। जब वो आप वीडियो देख लेंगे ना तो आप क्वेश्चन को देख के, यानी पेडागोजी को देख के ही इसका आंसर बता दीजिएगा कि ये सही है या गलत। एकदम बहुत ही अच्छी आप लोग पेडागोजी के जानकार हो जाएंगे अगर वो वीडियो देख लेंगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझिएगा मैं कैसे बोल रही हूँ, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीका है? बच्चों में समस्या समाधान यानी समस्या को समाधान करने वाले कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली, ये हमें बताना है। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, ये तो होगा ही नहीं। हतोत्साहित हमने आपसे कितने बार कहा है कि ये निगेटिव पॉइंट होता है, इसलिए ये कभी नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी गलत हो गया।
हम आंसर मेंशन है, हम आप लोगों को बस समझा रहे हैं कि क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है पेडागोजी में। यही मेरा मकसद है, ये समझा देना, ताकि आप समझ से क्वेश्चन को बना सकें, ना ही कि रट के कि ऑप्शन देखिए कि 4 है तो अरे सही हो जाएगा, ये रट लिए। नहीं, समझिएगा तो आराम से हर क्वेश्चन में, रट के तो 10, 20, 50 क्वेश्चन जाएंगे ना, लेकिन समझ के तो हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। इसलिए मैं ये समझ पे आधारित वीडियो बनाई हुई हूँ। ठीक है। कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित है पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन कठिन समस्याओं के बचने के लिए खड़े ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। नहीं, अगर आप उनको समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध करा देंगे अगर आप ही, तो वो लोग क्या सोच पाएंगे, वो क्या थिंकिंग, उनकी क्या थिंकिंग होगी, तो उनमें तो रचनात्मक कौशल का विकास होगा ही नहीं। आप लोग उपलब्ध कराते रहेंगे, वो करते रहेंगे, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और कठिन समस्याओं से बचना नहीं है, हमें सामना करना है, और पहले तो कठिन समस्या आने ही नहीं देना है बच्चों के पास, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी इसका आंसर नहीं होगा। ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। देखिए यहाँ पॉजिटिव पॉइंट दिख गया, अवसर देना, क्या दिख गया, अवसर देना, और मंथन करने का सहज भी क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है। अनुमान लगाने के अवसर देना, ये सबसे पॉजिटिव आप लोग खुद देखिए, यही दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। विफलता के लिए आंतरिक आरोपण यानी अपने आप को आरोप देना, लगाना, अपने आप पे आरोप लगाना का उदाहरण कौन सा, ये बताइए। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से थे। नहीं, ये तो आप आंतरिक क्या कर रहे हैं, आंतरिक आरोपण तो नहीं लगा रहे हैं इसमें कि क्या थे, शिक्षक कठोर थे इसलिए क्या हुआ, मुझे ग्रेड प्राप्त हुआ। नहीं, ये तो आप शिक्षक पे ना लगा रहे हैं, ये तो आंतरिक नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। शिक्षक ने पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छा अंक नहीं दिया, फिर इसमें आप शिक्षक पे ही दोषी बना रहे हैं, शिक्षक को ही, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना, सॉरी। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी शिक्षक को आंतरिक कहाँ आरोप लगा रहे हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान क्या कर रहे हैं, भटका रहे हैं। नहीं, दोस्त पे आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई क्या की थी, नहीं की थी। ठीक है, इसलिए मैं परीक्षा में फेल हो गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। कौन सा ऐसा उदाहरण हो सकता है इसमें से, 4 ऑप्शन में से, ये बताना है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्रिया की परिभाषा क्या है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। देखिए इसमें से आप खुद देखिए कौन सा सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब विचार करने की आवश्यकता है, मतलब कि अलग अलग तरीके से हम विचार करें। इसमें वही पॉजिटिव पॉइंट होगा जिसमें सोचने पे आधारित है, यानी विचार करने पे आधारित है। इसमें विद्यार्थी को सोच अलग अलग प्रकार से सोच सके, अलग अलग प्रकार से विचार कर सके। तो वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, ये तो आप एक बार में बता देंगे और ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये तो होगा नहीं। क्रिया की परिभाषा क्या है, ये तो एक बार में उत्तर दे देंगे, ख़त्म, ये भी नहीं होगा। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये भी एक बार में उत्तर देंगे, ख़त्म, ये भी नहीं होगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, मतलब कि पहले आप क्या जानते थे, अब क्या जाने, आपकी समझ बदली है कि नहीं बदली है, इसमें आप अनेक प्रकार से उत्तर देंगे, इसलिए ये सबसे पॉजिटिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसलिए इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमें बताना है कि अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य यानी प्राइमरी लक्ष्य क्या होना चाहिए। द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, becoming excellent at rote revision, compacting with peers, development of critical thinking। बताइएगा क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, यानी प्राइमरी यानी प्रथम लक्ष्य क्या होना चाहिए अधिगम के लिए, ये हमें बताना है। तथ्यों को रटना, ये तो याद करने के पूर्वाभ्यास को उत्कृष्ट बनाना,
समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा समालोचनात्मक चिंतन का, बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा। देखिए, रटना निगेटिव, यंत्रवत याद करना निगेटिव, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा निगेटिव। तो ये तो तीनों को हम काट दिए ऐसे ऑप्शन को, ऐसे देख के ही ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे ये गलत हो गए, नेगेटिव पॉइंट एक एक पॉइंट देख के गलत हो गए। पॉजिटिव पॉइंट इसमें आपको दिख रहा है समालोचनात्मक चिंतन का, यानी अलग अलग प्रकार से चिंतन का। कौन सा लक्ष्य होना चाहिए, प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चा अलग अलग प्रकार से सोचे समझे विचार करे, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे। ये क्या हो जाएगा, सबसे पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मत सोचिएगा कि मेंशन है आंसर तो मैम क्यों पढ़ा रही है, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ। ठीक है, आंसर देखिए रटना नहीं है, समझना है, समझ पे आधारित है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, शिक्षार्थियों हमें आपने पहले भी क्वेश्चन आया था, हमें अभिकथन ए का कारण बताना है कि अभिकथन ए है जो सही है कि नहीं और इसका जो कारण दिया हुआ है वो सही है कि नहीं, हमें ये तय करना है। ठीक है, अभिकथन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समालोचनात्मक चिंतन को सुगम यानी अच्छा बनाने के लिए सुगम पॉजिटिव पॉइंट है। शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, यही पॉजिटिव पॉइंट है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही हो गया। अब इसका कारण है आर, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सीखने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। जी, इसके कारण भी बिल्कुल सही है। इसमें भी आपको जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होंगे तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से क्या होगा, सीखने में अपनी क्षमताओं को सीखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाएगा तो आप सोचेंगे ना कि इससे वो कैसे उबरना है, कैसे निकलना है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। निम्नलिखित में से स्वलीनता यानी जो स्वयं में लीन रहते हैं, उनका मतलब होता है सीटेड कुछ नहीं होता है, केवल लैंग्वेज समझ जाइएगा, सीटेड बना दीजिएगा। देखिए स्वलीनता जैसे ऐसे लैंग्वेज दे देता है, उसमें ही क्या करता है, हमें लपेट देता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा बस दूरदृष्टि रखिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा और बहुत ही अच्छे नंबर से आप लोग पास होंगे। ठीक है, और मुझे फॉलो करते रहिए, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे और बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। ये मेरा दावा है आप लोगों से, 100% मेरी आप लोगों से गारंटी है और आग्रह भी है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारी क्या है, ताकत है, हमारा मोटिवेशन है। मानिए तो सब चीज़ है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सब है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरा 100% गारंटी है कि आप लोग जरूर सीटेट में क्वालिफाइड कीजिएगा, लेकिन मुझे भी सपोर्ट आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशेष विशेषता कौन सी है। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। बताइएगा स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशेष विशेषता कौन सी होती है। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, नहीं ये तो नहीं है ना, वो स्वलीनता स्वेल में लीन है ना। स्वलीनता का मतलब तो ये होता है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, स्वयं पे कह रहा है तो सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता तो हो ही नहीं सकता। बार बार दोहराव और आवृत्ति व्यवहार, हाँ बार बार दोहराव करना किसी बात को लेकर, आवृत्ति का व्यवहार करना, आवृत्ति करना, ये क्या हो गया, ये स्वलीनता का विशेषता हो गया। क्योंकि हम जो मान लिए वही है, स्वलीन है हम, जो हम बोल दिए वही सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी आंसर्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहीं पे हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। और पुनः से जो शॉर्ट वीडियो हम डाले हुए थे वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, ये वाला। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं, ये शॉर्ट वीडियो में भी मैं डाली हुई हूँ और 8-9 मिनट का मैं वीडियो बना के भी प्रॉपर डाली हुई हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन आप लोगों के साथ ऐसे हमेशा बना रहे। मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं हमेशा आप लोगों के सामने ऐसे आती रहूँगी। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेरा दावा है आप लोगों से, ये देखिए जाइए, आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट पास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।